बात कह रहा हूं कि अभी एकनाथ शिंदे जिस उम्मीद में थे कि शायद मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मिलेगा, जाहिर सी बात है कि उनको खुद भारतीय जनता पार्टी ने किनारा लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब उनके जो सहयोगी विधायक हैं, जो सहयोगी नेता हैं, वो किसी और पार्टी का रुख कर देखा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश ही यही थी, इसलिए पहले जो है डिप्टी सीएम बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को, और बहुत सोच समझकर उन्होंने डिप्टी सीएम बनाकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि शिंदे के पास विधायक थे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि शिंदे की शायद जरूरत बीजेपी को नहीं। देखिए, एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं ये लालसा दी गई है, कहीं ना कहीं ये उनसे वादा किया गया है कि हम आपको भी कोई ना कोई मंत्रालय देंगे। यही सोचकर एकनाथ शिंदे जो हैं अभी तक संयम बनाए हुए हैं, ताकि मुझे आने वाले वक्त में, क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा अभी तक भी जो है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में 39 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, जहां भारतीय जनता पार्टी के खाते से 19 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आए। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनकी पार्टी से 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, और इसके अलावा अजीत पवार गुट से 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट का विस्तार तो हो चुका है, लेकिन अभी बाकी है मंत्रालय बंटवारों को लेकर। ये खबरें सामने आ रही हैं कि कौन सा विभाग किससे मिलेगा, इससे पहले ही तकरार शुरू हो चुकी है। विधायकों की नाराजगी महाराष्ट्र में साफ तौर पर जाहिर नजर आ रही है, और यही नाराजगी महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को तोड़ भी सकती है और बनी बनाई सरकार को गिरा भी सकती है। जहां कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, जहां मंत्री पद की शपथ ले रहे थे विधायक, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट के एक विधायक ने इस्तीफा तक सौंप दिया था। इतना ही नहीं, अब तो कई खबरें सामने आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से कई विधायक बगावत करने पर उतर आ गए हैं। यहाँ पर एक बात बता दें, ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, उनके साथ कई विधायकों ने साथ दिया था, लेकिन अब वही विधायक कह रहे हैं कि जब पिछली सरकार में उन्हें जगह मिली तो इस बार उन्हें जगह क्यों नहीं मिल पा रही है। कई सवाल बन जाते हैं कि एकनाथ शिंदे के विधायक जो अब नाराज बताए जा रहे हैं, अब क्या होगा? क्या एकनाथ शिंदे इन्हें मना लेंगे या एक बड़ी बगावत हो जाएगी? और बगावत होगी तो क्या बनी बनाई सरकार भी महाराष्ट्र में गिर जाएगी? कई सवाल हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं सिराज, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, बीते दिनों हमने ये देखा कि एकनाथ शिंदे के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने इस्तीफा सौंप दिया था, नाराजगी जाहिर की थी। अब उनका बयान सामने आया है कि हमने भरोसा एकनाथ शिंदे पर जताया था, जब वो पार्टी से अलग हुए थे तब हम उनके साथ आए थे, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है। क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के आगे झुक रहे हैं? ये विधायकों को अब पसंद नहीं आ रहा है? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में देरी देखी गई, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार कल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम घटनाक्रम पर अगर नजर डाले तो इसमें साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 132 सीटों पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद से उसके आत्मविश्वास में वो साफ तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है। और देखिए, बीजेपी की हमेशा से रणनीति रहती है कि जरूरत पड़ने पर तमाम पार्टियों को अपने साथ लाया जाता है, और तमाम, चाहे वो निर्दलीय चेहरे हो, चाहे छोटी पार्टियां, उनको लाया जाता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी के थ्रू या उन चेहरों के थ्रू अपने कह सकते हैं कि राज्यों में विस्तार कर लेती है, पार्टी मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उनको किनारे कर दिया जाता है। और जीता जागता जो है इसका सबूत आप देख सकते हैं, किस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लंबे वक्त से जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सरकार चलाई। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के द्वारा कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ी गई। उसके बाद से एकनाथ शिंदे जिस उम्मीद में, जिस सपने के साथ आए थे कि वो बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक रहेंगे साथ, और कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर भरोसा जताएगी। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी अगर कह सकते हैं साथी को अपने साथ रखती है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ जरूरत होती है, और जाहिर सी बात है कि अब वो जरूरत खत्म हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, तो जाहिर सी बात है। जो विधायक नाराज हैं, क्या वापसी कर सकते हैं उद्धव ठाकरे गुट में? क्योंकि भरोसा जताया गया था, भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अभी एकनाथ शिंदे जिस उम्मीद में थे कि शायद मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मिलेगा, जाहिर सी बात है कि उनको खुद भारतीय जनता पार्टी ने किनारा लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं
कहीं अब उनके जो सहयोगी विधायक हैं, जो सहयोगी नेता हैं, वो किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो जाए, क्योंकि देखिए इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे मजबूत पार्टी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी है। और जाहिर सी बात है कि अभी कुछ जो सीटें हैं उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खाली रखी है, जो मंत्रालयों के बंटवारा है वहां पर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश जरूर हो सकती है, क्योंकि आपने देखा 132 सीटों पर जीत हासिल हुई, 5 निर्दलीयों का समर्थन मिल गया, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं भारतीय जनता पार्टी को। और जो ये सीटें खाली रखी गई हैं, मुझे लगता है ये इसी को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, क्योंकि अगर ये जो सहयोगी दल बगावत करते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्री पद का लालच देकर इनके विधायकों को तोड़ा जा सकता देखिए है। बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ एकनाथ शिंदे की बात नहीं है, अजीत पवार गुट से छगन भुजबल को भी जगह नहीं मिली है। और छगन भुजबल तो कैबिनेट विस्तार के दौरान मौजूद भी नजर नहीं आए और साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की गई थी। राहुल मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है राहुल, जिस तरीके से विधायक अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या ऐसे में कोई बड़ी बगावत होती हुई नजर आ सकती है? और इस बीच में रामदास अठावले का जिक्र करें, वो भी ये कहते हैं कि हम चाह रहे थे कम से कम हमें एक मंत्री पद तो मिले, लेकिन वो भी नसीब नहीं होता है। जो नाराजगी अब सामने आ रही है, क्या लगता है कि मंत्रालय बंटवारे तक क्या ये नाराजगी और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए महाराष्ट्र में जब से अगर बात करें रिजल्ट आए हैं उसके बाद से सीएम चेहरे को लेकर हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में थी और एकनाथ शिंदे बहुत बड़े हद तक आखिरी कोशिश तक लगे हुए थे कि उन्हें सीएम बनाया जाए। और सबसे बड़ी एक इसमें दिलचस्प बात यह है कि अजीत पवार का जिस तरीके से पार्टी में रोल बढ़ गया, उसके बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो लेवल है वो बहुत हद तक कमज़ोर इसलिए हुआ है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर शिंदे ना भी रहें तो अजीत पवार हैं पार्टी को बहुत बड़े हद तक सरकार बनाने के लिए सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए एकनाथ शिंदे की बात करें तो शायद अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे में गिरता है, क्योंकि आपने उद्धव ठाकरे के साथ गलत किया, क्योंकि रातों रात आप अपने विधायकों को लेकर रिजॉर्ट चले गए और बीजेपी के कहने पर आपने सरकार बना ली। वो बात अलग थी कि उद्धव को पता ही नहीं चला, उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद क्या देखा जाता है कि एकनाथ शिंदे कितने समय तक मुख्यमंत्री बन पाए? क्या 5 साल तक बन पाए? नहीं, केवल 2.5 साल। अगर 2.5 साल के लिए ही मुख्यमंत्री बना रहना था तो शायद मैं कहता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे से संपर्क किए होते तो कहीं ना कहीं उन्हें डिप्टी सीएम के साथ साथ कुछ बड़े मंत्रालय भी दिए जाते और 5 साल आराम से काम चल सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी की एक बहुत बड़ी जो अगर हम कहें जो पॉलिसी है जो बीजेपी के साथ रहा है वो पूरी तरीके से खत्म रहा है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का भी अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे का जिस तरीके से बीजेपी के साथ समर्थन रहा, उसके बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे का जो पूरी तरीके से महाराष्ट्र की जो पूरी सियासत है उसमें रोल ही खत्म कर दिया, पार्टी का सिंबल तक छीन लिया गया। और जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं उस चुनाव में हम क्या देखते हैं कि जो शिवसेना यूबीटी है उसका बहुत बुरा हाल हुआ और अब उद्धव ठाकरे उस पुराने रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया, यानी बाला साहब ठाकरे जिन्होंने पार्टी बनाई थी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, लेकिन मुसलमानों के वोट बैंक के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ सपोर्ट किया मुख्यमंत्री बनने के लिए और वो भी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बीएमसी के अगले साल चुनाव होने वाले और महाराष्ट्र के देखिए कैबिनेट विस्तार की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से मौजूदा समय के हालात देखे जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के पास आया क्या? कुछ भी नहीं आया। सीएम कुर्सी जो है वो नहीं मिल पाई है, कैबिनेट में ज़्यादा जगह नहीं मिल पाई है। और डिप्टी गृह मंत्रालय की बात की जाए, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि वो अपने पास ही रखेंगे, तो एकनाथ शिंदे तो नाराज नजर आ रहे थे। अब क्या मुख्यमंत्री पद को भी छोड़ देते हैं, हामी भर देते हैं, अब गृह मंत्रालय भी छिन जाएगा, विधायक भी नाराज नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र में बचा क्या उनके पास? देखिए महाराष्ट्र की जो रणनीति है इसको समझने के लिए अगर थोड़ा पीछे जाया जाए, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले हरियाणा के अंदर चुनाव हुए थे और हरियाणा के जो विधानसभा के चुनाव आए उसके जो नतीजे आए उस नतीजों के बाद जो बीजेपी की सरकार बनी है वो सरकार ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि चित और पट दोनों मेरा रहे, यानी हेड और टेल दोनों मेरा रहेगा। क्योंकि आपने नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया क्योंकि वो आपके अपने पार्टी से हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो मंत्रालय हैं वो मंत्रालय तक बीजेपी ने अपने पास रखा।
अनिल विज तक को नहीं दिया गया। डिप्टी सीएम की भी मांग वो कर रहे थे, सीएम बनने को लेकर इलेक्शन से पहले बात कर दिए गए थे, और आखिर में क्या देखा जाता है कि कुछ भी अनिल विज को नहीं मिल पाता है। तो ये आज कहीं ना कहीं जो अनिल विज की स्थिति है वही एकनाथ शिंदे की स्थिति है। और एकनाथ शिंदे की बात कर लेते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र की जो राजनीति है या महाराष्ट्र की अगर बात कर ले, वहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। चाहे बंदरगाह का जिक्र कर ले, चाहे वहाँ के हवाई अड्डों का जिक्र कर ले, और तमाम जितने भी वहाँ पर संसाधन है। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश ही यही थी, इसलिए पहले जो है डिप्टी सीएम बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को, और बहुत सोच समझकर उन्होंने डिप्टी सीएम बनाकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि शिंदे के पास विधायक थे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि शिंदे की शायद ज़रूरत बीजेपी को नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े हद तक मार्जिन जो बीजेपी है वो बहुमत के आसपास में है। और शिंदे अगर बात करें तो अजीत पवार का तो बड़ा सपोर्ट है ही। तो देखिए, शिंदे का एक क्या रोल है कि शिंदे जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। और शिंदे देखिए कहते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन शिंदे ने अपने पैर को खुद कुल्हाड़ी पर मारा है। अगर वो, मेरे को लगता है कि शिवसेना के साथ अलग नहीं होते तो शायद महाराष्ट्र में एक बड़ा रोल उनका होता, लेकिन अब शिंदे को तय करना है कि वो महायुति के साथ रहें या महाविकास आघाड़ी के साथ रहें। महाविकास आघाड़ी के पास भी जाएंगे तो कोई बड़ा रास्ता उनके पास में नहीं है। महायुति के साथ रहते हैं तो ये वो आगे देखेंगे कि क्या महायुति में उन्हें बड़ा रोल मिल पाएगा। लेकिन जो कैबिनेट के विस्तार जो हुआ है, और 39 की अगर हम जिक्र कर लेते हैं, जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है, और बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि शिंदे को कोई बड़ा रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा वक्त है वो ये है कि शिंदे जो है अब कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन शायद शिंदे अगर पार्टी को छोड़ भी देते हैं तो अजीत पवार का सपोर्ट बीजेपी के लिए बना हुआ, जो कि महायुति की जो सरकार है बेहतर ढंग से बन जाएगी। देखिए, अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार तो पहले से ही बीजेपी के साथ अपना समर्थन जताते हुए नजर आए, चाहे मुख्यमंत्री रेस से अपने आप को बाहर कर देना हो, वित्त मंत्रालय को लेकर दबाव न डालना हो, विधायकों को जगह नहीं मिल रही है, अजीत पवार खामोश नजर आ रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को ही फटकारते हुए दिखाई देते हैं। वफा मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। वफा, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया है कि संयम रखिए, धैर्य रखिए, अभी से आप क्यों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सबको मौका मिलेगा, ये सबको मौका मिलेगा, ये कहना क्या दर्शाता है एकनाथ शिंदे का? देखिए, एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं ये लालसा दी गई है, कहीं ना कहीं ये उनसे वादा किया गया है कि हम आपको भी कोई ना कोई मंत्रालय देंगे। यही सोचकर एकनाथ शिंदे जो हैं अभी तक संयम बनाए हुए हैं, ताकि मुझे आने वाले वक्त में, क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा अभी तक भी जो है हुआ नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने कल शपथ जरूर ले ली है, जिसमें जो है एकनाथ शिंदे के 11 विधायकों को मौका मिला है। तो ऐसे में अभी मंत्रालयों का बंटवारा होना बाकी है। तो उनको कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि उनको कहीं ना कहीं ये लालच दिया गया है कि हम आपको ये कोई बड़े मंत्रालय जो हैं, कोई एक मंत्रालय तो दे ही सकते हैं, तो उसके बाद में ही एकनाथ शिंदे जो है बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर मंत्रालय उनको मन मुताबिक मिलता है तो वो बीजेपी के साथ में बंधे रह सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको बड़ा मंत्रालय कोई नहीं मिलता है तो एकनाथ शिंदे बाद में अलग होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूँगा यहाँ पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के बारे में। अजीत पवार ने की पार्टी से सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुस्लिम चेहरे को भी फडणवीस सरकार में जो है जगह दी गई है। उनका नाम अभी हसन मुशर्रफ, जी हसन मुशर्रफ को जगह दी गई है। पहले क्योंकि कहा जाता रहा कि एनडीए में जो है मुस्लिमों को जो है मंत्री नहीं बनाया जाता है, उनको टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन अजीत पवार जो हैं उन्होंने टिकट बंटवारे में भी ये साफ कर दिया था कि वो मुस्लिमों के साथ में खड़े हुए हैं। उनके पास एक अच्छा मुस्लिम वोट बैंक है जिसको वो खोना नहीं चाहते हैं। और शायद शरद पवार से मीटिंग के बाद में ही उन्होंने जो मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करके बीजेपी को भेजी है, क्योंकि पहले से ये रहा कि जब टिकट बंटवारा हुआ था तो उन्होंने वहाँ पर नवाब मलिक का पहले बीजेपी ने विरोध किया था। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है नवाब मलिक का विरोध किया था, सना मलिक का विरोध किया था। इसके बावजूद उन्होंने नवाब मलिक को, बाबा सिद्दीकी के बेटे को, तमाम मुसलमानों को जो उनकी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं उन सबको टिकट दिए थे। और इसके बाद में उन्होंने मंत्री बनाकर ये दिखा दिया है कि हाँ, जो मैं हूँ मुसलमानों के साथ में हूँ और मैं मुस्लिम वोट बैंक जो है मेरे साथ में है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ संदेश दे दिया है महाराष्ट्र के मुसलमानों को कि आप भविष्य में, क्योंकि एकनाथ अभी उनसे एक सवाल ये भी पूछा गया था अजीत पवार से कि आप मुख्यमंत्री कब बनेंगे, क्योंकि अजीत पवार ने छठी बार जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है महाराष्ट्र की शपथ ली है। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार का ये सपना रहा है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको ये सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है।
तो ऐसे में अजीत पवार कहीं ना कहीं आगे ये संभावना तलाश सकते हैं। वो संभावना तब तलाशेंगे जब उनके पास किंग मेकर की भूमिका आएगी, और किंग मेकर की भूमिका उनके पास तब आएगी जब एकनाथ शिंदे उनको पहले छोड़कर चले जाएंगे। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की राजनीति में कि आगे आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, अगर हम अजीत पवार की बात करें तो वो इंतजार कर रहे हैं एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेंगे, और एकनाथ शिंदे बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे दिनेश से कि अजीत पवार ने बीते दिनों एक और बयान दिया था। अजीत पवार ने ये कहा था कि ये जो मंत्री बन रहे हैं ये सिर्फ 2.5 साल के लिए हैं, 2.5 साल बाद फिर से हम नए मंत्रियों को लेकर आएंगे। तो ये बयान भी कई सवाल खड़े करता है। दिनेश, क्या लगता है इस बयान को लेकर कि 2.5 साल के लिए भी ये मंत्री बनाए जा रहे हैं, फिर बदलाव होगा, यानी कि नाराजगी नहीं रहेगी, कोई भी अपना बागी तेवर नहीं आजमा सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई और मायने भी निकलते हैं? देखिए, अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है वो जोरों पर है, और केंद्र सरकार जो है संसद में ये अधिवेशन में ये जो विधेयक लेकर आने वाली है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे यहाँ पर चिंतित हैं, क्योंकि आगामी वक्त में जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को खतरा हो सकता है। और नीतीश कुमार, उसके साथ साथ तेजस्वी यादव, तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा उससे क्षेत्रीय दल जो हैं उनकी भूमिका यहाँ पर प्रभावित तो होगी। और देखें तो हम लगभग हर राज्य में कोई बड़ा क्षेत्रीय दल मौजूद है भारत की राजनीति में, और इसी को ध्यान में रखते हुए 2.5 साल का जो फॉर्मूला है इसको अपनाया गया है कि यदि किसी प्रकार की असहमति बनती हुई नजर आती है इस वन नेशन वन इलेक्शन पर, तो सरकार से अलग हो सके, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा, क्योंकि एक तरफ सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हुई महाराष्ट्र में, और आज से ही कई मुद्दों को उठाने को लेकर चर्चाएं की जा रही थी। साथ ही साथ अब जिस तरीके से मंत्री पद की शपथ ली गई है, अब इसमें विधायकों की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। अब देखना होगा कि नाराजगी के आधार पर क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या बड़ी बगावत होती हुई नजर आएगी, या फिर एकनाथ शिंदे ने जो कहा है कि धैर्य रखिए, सबको सब कुछ मिलेगा, तो क्या ऐसा फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।